ईपीएफओ। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिगार्डिंग द ओएसएच कोड, राइट। ओएसएच कोड जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि क्या प्रोविजंस है उस कोड में। इस लेक्चर में हम सोशल सिक्योरिटी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है उसके रिलेटेड हम डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सोशल सिक्योरिटी कोड क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके अंडर जो फंड बनाया गया है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया गया, उसके रिलेटेड हम डील करेंगे और एग्रीगेटर्स का क्या रोल है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी कोड क्या है। देखिए, इस कोड ये जो कोड है ये अटेम्प्ट करता है सबसे पहले डिफाइन करना 3 तरह के वर्कर्स। इस कोड के अंडर 3 तरह के वर्कर्स जो हैं उनको डिफाइन किया गया है। वो 3 तरह के वर्कर्स कौन कौन से हैं? एक है गिग वर्कर्स, दूसरे हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स और तीसरे हैं ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। इन तीनों को ही डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अंडर। हमें पता है ये गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो हैं ये टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, यानी पार्ट टाइम जॉब जो करते हैं उनको हम कहते हैं गिग वर्कर्स। इनके डेफिनेशन जो है वो पहले के जो लॉज थे, लेबर लॉज, उनके अंडर नहीं थे, इसलिए जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती थी वर्कर्स को वो ये अवेल नहीं कर पाते थे। तो लेबर रिफॉर्म्स के अंडर गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया कि जो वर्कर्स जो बेनिफिट्स जो है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो है उनको अवेल नहीं कर पा रहे, उनको भी ऐड किया जाए। तो इस कोड में सबसे पहले वर्कर्स जो हैं उनको डिफाइन किया गया कि गिग वर्कर्स कौन से हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन से हैं और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन से हैं। उसके साथ सेकंड जो है इम्पॉर्टेंट काम जो है वो किया गया है, दैट इज़ रिलेटेड टू द सोशल सिक्योरिटी फंड। एक सोशल सिक्योरिटी फंड जो है उसको बनाया गया है और इस फंड को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये फंड जो है वो बनाया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और एडमिनिस्टर करेगी इस फंड को। और ये जो सोशल सिक्योरिटी फंड है इसको बेसिकली इसमें एग्रीगेटर्स का क्या रोल होगा। एग्रीगेटर्स जो होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे 1 to 2% ऑफ देयर टर्नओवर, जितना भी 1 या 2% जितना भी उनका टर्नओवर होगा उनका एग्रीगेटर्स का, वो इस सोशल सिक्योरिटी फंड के लिए रखा जाएगा। यानी एक सोशल सिक्योरिटी फंड जो है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा और उसका जो एग्रीगेटर्स जो होंगे वो अपना 1 to 2% ऑफ देयर टर्नओवर वो इस फंड के लिए रखेंगे, जिसका पैसा जो है वो इन वर्कर्स को जाएगा, राइट। उसके अलावा एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है उसको भी सेटअप किया जाएगा। इस बोर्ड को सेटअप किया जाएगा विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, बहुत से स्टेक होल्डर्स होंगे ताकि वेलफेयर किया जा सके गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का, और स्कीम्स को भी मॉनिटर की जाए। जो वेरियस स्कीम्स इनके लिए लॉन्च की गई हैं उसको मॉनिटर करने के लिए भी और इनको वेलफेयर पहुंचाने के लिए भी एक बोर्ड जो है वो बनाया जा रहा है जिसका नाम है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू कि इस कोड में जो है वो टाइप्स ऑफ वर्कर्स को भी डिफाइन किया गया है। उसके अलावा एक फ़ंड बनाया गया है, एग्रीगेटर का क्या रोल है वो आपको समझ आ गया होगा, और उसके अलावा एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है उसको भी सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है कि इस कोड के अंडर जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है उसमें माइग्रेंट्स वर्कर, जो सेल्फ एम्प्लॉयड माइग्रेंट हैं जैसे स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा पुलर, ये सब जो है इनको भी इंक्लूड किया जाएगा। और इस कोड को बेसिकली 3 टाइम जो है वो ड्राफ्ट किया गया है और 3rd टाइम पे जाकर ये फाइनली जो है इसका ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ और इसको एक्ट में कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेशन क्या है सोशल सिक्योरिटी की। देखिए, सोशल सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है वो सोशल सिक्योरिटी एक्ट के, जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट है इसके अंडर अलग डेफिनेशन है और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, ये दोनों ही डेफिनेशन हम देखेंगे। सबसे पहले जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है इसके अंडर कहा गया है कि सोशल सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन मेजर, इट रेफर टू द प्रोटेक्शन मेजर्स प्रोवाइडेड टू द वर्कर टू ensure the health care and income security in case of certain contingency such as old age, maternity, accident। यानी सोशल सिक्योरिटी जो है ये प्रोटेक्शन मेजर्स हैं जो वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती हैं
कंटिजेंसीज के टाइम पे, जैसे ओल्ड एज है, मेटर्निटी है या एक्सीडेंट के टाइम पे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, इसी को सोशल सिक्योरिटी कहा गया है इस एक्ट के अंडर। सोशल सिक्योरिटी कोड जो है 2020 का, इसके अंडर सोशल सिक्योरिटी को इस तरह से डिफाइन किया गया है। लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर सोशल सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है, ये एक प्रोटेक्शन है जो सोसाइटी देती है अपने मेंबर्स को इकोनॉमिक और सोशल डिस्ट्रेस के टाइम पे, या अदरवाइज जब वो अर्न नहीं कर पाते, ठीक है, जब स्टॉपेज हो जाती है उनकी अर्निंग। क्यों हो जाती है स्टॉपेज? अगर कोई मेटर्निटी के रिलेटेड जब है, मतलब अगर एक लेडी जो है, एक वुमेन है, वो प्रेग्नेंट है या वो लैक्टेटिंग है, तो उस टाइम वो काम नहीं कर पाती, या कोई सिकनेस है या इंजरी हुई या अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डेथ, इन सभी कंडीशंस में जब वो नॉर्मली अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो सोशल सिक्योरिटी सोसाइटी देती है अपने मेंबर्स को इकोनॉमिक सोशल डिस्ट्रेस में, उसे सोशल सिक्योरिटी कहते हैं अकॉर्डिंग टू ILO। नेक्स्ट आता है कि इस एक्ट के अंडर जो है वो 9 लॉज जो है उनको सब्ज्यूम किया गया है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कोड ऑन वेजेस के अंडर 4 किए गए थे, उसके बाद हमने OSH कोड पढ़ा जिसके अंडर 13 किए गए थे, और ये सोशल सिक्योरिटी कोड है, इसके अंडर 9 किए गए हैं। अब वो 9 कौन कौन से हैं? तो वो 9 है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, देन हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉय प्रोविडेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, साइन वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 1981, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस एक्ट 1986, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी एक्ट 1959। तो ये 9 लॉज हैं जिन्हें सब्ज्यूम किया गया है इस पर्टिकुलर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 के अंडर। अब क्या फीचर्स हैं इस एक्ट के? देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन जो है एम्प्लॉय की, उसे वाइडन किया गया है। अब एम्प्लॉय के अंडर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, फिल्म इंडस्ट्री वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, ये सब जो है ये एम्प्लॉय के अंडर आ जाते हैं। इसमें प्रोविजन है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल 3 टाइप ऑफ वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, सभी की रजिस्ट्रेशन होगी। अब इसमें यह भी डिफाइन किया गया है कि गिग वर्कर कौन होते हैं। देखिए, हमें पता है गिग वर्कर वही होते हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं, जैसे जोमैटो, उबेर के जो वर्कर्स हैं, ये गिग टाइम वर्कर हैं, ये टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है गिग वर्कर रेफर टू वर्कर आउटसाइड द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, राइट, जो इस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट नेचर के नहीं होते हैं, तो इसलिए हम लोग गिग वर्कर्स जो हैं उनको कहते हैं कि टेम्परेरी वर्कर्स हैं। लेकिन अब जो है इस नई स्कीम के, इस नए कोड के अंदर इनको भी वो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है सोशल सिक्योरिटी फंड क्रिएट किया गया है जो बेनिफिट करेगा इन वर्कर्स को, और फंड किया जाएगा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एज वेल एज CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू भी कंट्रीब्यूशन जो है वो किया जाएगा। आई होप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होगा। ये जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? कॉर्पोरेट्स की। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड सोसाइटी। तो वो कुछ अपना टर्नओवर जो है वो सोसाइटी को देते हैं इन द फॉर्म के एनवायरनमेंट की इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट जो है वो सोसाइटी की तरफ देता है उसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, राइट। सो अब एग्रीगेटर क्या है, उनका रोल जो है उसको भी बताया गया है। एग्रीगेटर बेसिकली डिजिटल इंटरमीडिएटरीज होते हैं वर्कर्स के बीच में, और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके बीच में, वो भी अपना 1 to 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर रखेंगे इस सोशल सिक्योरिटी फंड के लिए। उसके अलावा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड सेटअप किया जाएगा जो रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर दिस वर्कर्स एज वेल एज फॉर एडवाइजिंग द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है कि सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का। ये जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 लाया गया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सबसे पहले ये ऑल टाइप ऑफ वर्कर को कवर करता है। हमने देखा कि ये गिग वर्कर्स को भी कवर कर रहा है, राइट, ये गिग वर्कर्स को भी कवर कर रहा है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर है उनको भी कवर कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं उनको भी कवर कर रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स जो हैं उनको कवर कर रहा है।
दूसरा है द कोड एक्सपैंड द स्कोप टू कवर द फिक्स टर्म कंट्रैक्चुअल वर्कर। देखिए दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स टर्म कंट्रैक्चुअल वर्कर। पहले जो इसके अंडर आते थे वो सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज़ आते थे, लेकिन अब जो है वो इनके अंडर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, जिनका एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे जोमेटो और स्विगी के साथ जो काम कर रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है फिक्स टर्म के लिए कि इतनी टर्म के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। वो परमानेंट नेचर के नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो परमानेंट नेचर के नहीं है वो भी इस कोड के अंडर आएंगे, उनको भी वो बेनिफिट्स जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है द कोड कंटेन द पिनल प्रोविजन पिनैलिटी इन केस ऑफ फेलियर टू पे ग्रेच्युटी टू एम्प्लॉय। देखिए ग्रेच्युटी जो होता है ये एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉई को इन द फॉर्म ऑफ कुछ हाउस अलाउंस दे दिया, कुछ रेंट अलाउंस, कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया। तो वो सब ग्रेच्युटी जो है अगर वो नहीं पे कर पा रहा है एम्प्लॉई को, कौन से एम्प्लॉई को, ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वाले एम्प्लॉई को, परमानेंट को तो वो कर रहा है, लेकिन अगर इनको नहीं करता है तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसको पेनल्टी होगी। नेक्स्ट, ऑल रिकॉर्ड्स जो हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करना है, डिजिटाइजेशन करना है। अदरवाइज गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर वर्कर जो है इसको ग्रेच्युटी पे नहीं की गई है एम्प्लॉयर के द्वारा। वो तभी पता चलेगा जब सारे रिकॉर्ड्स जो होंगे वो डिजिटाइज्ड होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो अपलोड होंगे। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म डेफिनेशन फॉर वेजेस हेल्प करेगी कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अब हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि वेजेस की डेफिनेशन में 3 चीज़ें आती हैं, इंक्लूजरी पार्ट, ठीक है, एक्सक्लूजन पार्ट और क्वांटम, कि कितने अमाउंट में इंक्लूजन या एक्सक्लूजन होगा। अब क्लियरली जब वो डिफाइन कर देंगे कि ये चीज़ें जो है वो इंक्लूड होंगी वेजेस में, ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, एक्सक्लूड होंगी, तो उससे सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सपोर्ट और एडवाइस करेगा एम्प्लॉयर्स को ताकि कंप्लायंस को एनहांस किया जाए और डिस्प्यूट्स को कम किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है कि इश्यूज़ क्या है। अगर किसी चीज़ के कोई सिग्निफिकेंस होते हैं, कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, तो उसका अपोजिट भी होता है। तो क्या इश्यूज़ है? सबसे पहला इशू यही है कि ये जो एक्ट है इसने फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया है नेशनल कमीशन ऑन लेबर की रिकमेंडेशन को। 2002 में नेशनल कमीशन ऑन लेबर की रिकमेंडेशन आई, जिन्होंने कहा कि एक सोशल सिक्योरिटी जो है वो सभी एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई होनी चाहिए। यानी अभी क्या है, हमने कहा कि जो 10 से नीचे एस्टैब्लिशमेंट हैं उन पे नहीं अप्लाई हो रही है, ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 10 से नीचे के वर्कर हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो ये शॉर्ट कमिंग है ना। तो अगर हम नेशनल कमीशन ऑन लेबर की रिकमेंडेशन पे जाएं तो सभी एस्टैब्लिशमेंट पे सोशल सिक्योरिटी अप्लाई होनी चाहिए, जो कि इस एक्ट में नहीं है, तो ये एक शॉर्ट कमिंग है। उसके अलावा एग्जिस्टिंग वेज सीलिंग को रिमूव किया जाए, जो आज वेज सीलिंग है उनको रिमूव किया जाए, और एक फंक्शनल इंटीग्रेशन हो ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम। जितनी भी स्कीम सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड चल रही है, चाहे मेटर्निटी है, चाहे ओल्ड एज पेंशन है, चाहे इंश्योरेंस है, इन सब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे इंटीग्रेट किया जाए। नेक्स्ट आता है लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम सर्टन मैंडेटरी बेनिफिट्स। कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे ये फिक्स टर्म एम्प्लॉय जो है इनको इंश्योरेंस जो है वो इनको बेसिकली ग्रेच्युटी वगैरह पे कर दी जाएगी, लेकिन हो सकता है इनको पेंशन ना दी जाए, इनको इंश्योरेंस ना दी जाए। तो बहुत से हैं जो इनको जो सर्टन मैंडेटरी बेनिफिट्स जो हैं वो आज भी नहीं दिए जा रहे हैं, जैसे पेंशन, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें नहीं दी जा रही हैं उन एम्प्लॉयज़ को जिन जो उन इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं जहाँ पे 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, राइट। तो कुछ ऐसी जो इस्टेब्लिशमेंट हैं जो सर्टन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करती हैं, उनको इन मैंडेटरी बेनिफिट से आज भी एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक्सक्लूजनरी प्रोविज़न नहीं होने चाहिए थे। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट शॉर्टकमिंग है, ये जो कोड है ये आज भी फ्रेगमेंटेड है अपने सेटअप में, ताकि जो सोशल बेनिफिट ये डिलीवर करता है उसमें ये फ्रेगमेंटेड है। कैसे? अब जो भी ये कोड बना रहे हैं उनको बना कौन रहा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बना रहे हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बना रहे हैं, बोर्ड्स बना रही हैं, कमेटीज़ बना रही हैं, अलग अलग बना रहे हैं, तो ये फ्रेगमेंटेड हैं आज भी, राइट। तो एक सिंगल होलिस्टिक अप्रोच नहीं है जो इन कोड्स को, जो इन सोशल बेनिफिट्स को प्रॉपरली जो है इन वर्कर्स तक पहुंचा सके।
नेक्स्ट, मैंडेटरी लिंकिंग विद आधार में वॉयलेट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन पुट्टास्वामी केस। आज भी अगर इन्हें ये सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स अवेल करने हैं तो आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो ये जो वर्कर्स हैं इनको ये सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये इनकी राइट टू प्रिवेसी का भी ब्रीच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में कहा था कि आधार कार्ड जो है वो हर जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी जो प्रिवेसी है वो भी तो ख़त्म हो रही है। तो ये सब इश्यूज हैं इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।